नमस्कार विजय जी, क्या हाल है? उसके साथ कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए? बस बढ़िया, मौज हो रखी है हमारे यहाँ तो रेन ने, पूरा फ्लड हो रखा है सब कुछ। अच्छा, तो अभी हाँ, विंटर्स वाली रेन चल रही है? हाँ विंटर वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो आप हुँ, अपने आई होगी कभी थोड़े साल तो शायद मैंने सुना कम आई है, इस नहीं बार तो हाँ, 2 बार आई है, एक बार तो 3-4 दिन का हाँ, स्पेल रहा था हाँ, हाँ, और एक हाँ, बार 1 आध दिन का ही स्पेल रहा था। तो उसी में अच्छा, जो थोड़ा बहुत बर्फ गिर गई थी, बस वही थी, हाँ जी, हाँ जी, अदरवाइज़ अब जो हाँ। मनाली में सारा किया हुआ था। हाँ, मैंने देखा न्यूज़ में ट्रैफिक हाँ, लंबी क्यू लगी तो हुई है। हाँ, लोगों को 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चले हैं वो। हम्म। फिर क्या फायदा, आप लेजर के लिए जाते हो वहाँ 15 घंटे ट्रैफिक में फंस गए, सो वो मजा तो आएगा नहीं। नहीं, क्योंकि अब अगर हर बच्चे कोई यही साथ में सोचता है हैं ना। तब तो, अगर छोटे अंडर 10 11 और इवन टीनेजर, वो तो हाँ, परेशान हो जाएंगी इतनी देर में, वो नहीं रुक नहीं, सकती हर फिर। कोई यही सोचता है ना कि सबसे पहले मज़ा मैं ले लूँ और हाँ उसके वो चक्कर में ये हो जाता है कि सब यही सोचते हैं कि सबसे पहले मैं मज़ा ले लूँ। हाँ, और क्या है ना कि वो लिमिटेड जगह है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है नहीं टू कि टू इतनी सारी मतलब कारें, पर वो कहीं पे भी नहीं होगा। आप इवन वेस्ट में भी सडनली आप अगर इतना ट्रैफिक पहुंचा दोगे तो आपका ट्रैफिक जैम होना लाजमी है। 2 लेन मुझे रोड है। याद है 2017 में हम एक बीच पे चले गए, सो विटरिंग बीच है, तो सैंड बीच है बेसिकली वो, 5-6 कितना दूर है किलोमीटर का वहाँ? लॉन्ग। लंदन से तो काफ़ी दूर पड़ता है ना? हाँ लंदन से दूर है। हुँ। सो हम वहां चले गए सुबह उठ के। हुँ। सो वो क्या है कि सिर्फ समर में ही ओपन होता है, विंटर में हार्डली कोई जाता है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना नहीं रखा गवर्नमेंट ने वहाँ पे, तो रोड बड़े नैरो से हैं, सिंगल वे ही है काइंड ऑफ। सो वहाँ का 2 किलोमीटर, लास्ट के 2 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 2.5 घंटे लगे। इतना ट्रैफिक था। नहीं, ये तो ख़ैर अभी अभी की कल की न्यूज़ है, कल या पिछले वीक की न्यूज़ है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पे 3 घंटे का रास्ता है, 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। हाँ, लोगों को 32 घंटे लगे हैं क्योंकि हाँ कोई मैंने देखा न्यूज। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी हाँ, जब अपने घर जाते थे, अभी 10-12 साल पहले जब ये नहीं बना था, तो हमको भी 90 किलोमीटर है और कभी-कभार 14-14 घंटे लगते थे। 1-2 बार लगते 14 होंगे घंटे जी, भी लगे हैं। बिल्कुल लगते होंगे। हाँ, मतलब 2 घंटे भी लग 2 घंटे से लेके 14 घंटे तक कुछ भी लग सकता था, पता नहीं था। अब सही पता नहीं कि बात 2 है। घंटे लगेंगे। हाँ, तो पहले तो जब घर से निकलती है तो कोई पता नहीं है रास्ते में कार से भी कितना टाइम लग जाएगा, बस और बाकी तो छोड़ ही दीजिए, तो लोग अपना अरेंजमेंट करके चलते थे घर से। राइट, क्योंकि राइट। रास्ते में इतना सर्विसेज पहले नहीं होती थी, अभी तो हाईवेज पे नहीं लाइक। ख़ैर देखो क्या है ना कि अब जैसे लंदन में अगर आप सेंट्रल लंदन दे में जाओ, तो हर जगह 2 लेन भी नहीं है, सिंगल लेन ही है, राइट? सिंगल लेन ही है। बट ये है लंदन कि में तो हाँ, मैं ट्रैफ़िक कार ही एक बार लेके गया हूँ, मैं हाँ, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में रहता हूँ जानबूझकर। हुँ। सो लंदन जाना होगा तो मैं अपना ट्रेन और ट्यूब ही पकड़ूंगा, ट्यूब मतलब मेट्रो वहाँ की यहाँ की। सो कार नहीं ले जाऊंगा, कार ले गए तो गए आप काम से। पार्किंग ही नहीं एयरपोर्ट मिलेगी। से एयरपोर्ट से लंदन सिटी तक का तो डबल लेन है, ठीक डबल है? लेन लेकिन है अंदर यहाँ, तो सब सिंगल लेन ही है, लेकिन फिर भी सिंगल लेन वहाँ वन मैनेज वे हो किया जाता हुआ है है मतलब। पूरा उन्होंने। हुँ, और अगर व गलती से आपने एक टर्न गलत ले लिया तो फिर आपके गए 2 घंटे, आप कहाँ फंसोगे, वापसी कब पहुंचोगे उसका कुछ नहीं पता। हुँ। बट फिर भी मैनेज्ड है हाँ रहता ही मैंने है। इतना जन ट्रैफिक के बाद भी ऐसा नहीं कि होंक बज रहे हैं बहुत सारे या फिर आप लोग हाँ, परेशान हो आप रहे हैं, शांति वो से नहीं है। खड़े रहोगे और हाँ, अपने आप एक टाइम पे घंटा वेट भी करोगे, खड़े रहोगे तो खड़े ही हो, खड़े बड़ा ही उसमें कुछ नहीं करना आपने। हुँ। वो चलिए एक बेनिफिट तो है, वो एक बेनिफिट हुँ, तो है। ये तो है। चलिए फिर आज बात कर लेते हैं इंडिया और रशिया रिलेशंस पे, स्पेशली अमेरिका और इंडिया की जो डील हुई है अभी, उसके हालांकि आउटकम अभी कुछ भी नहीं पता है कि सिर्फ ट्वीट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और इधर मोदी जी ने ट्वीट किया था उसके रिस्पॉन्स में और फिर कुछ पीयूष गोयल के कमेंट्स आए। बट अभी डील में क्या हुआ है, क्या भारत को बेनिफिट है, अमेरिका को बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है ये कुछ नहीं पता है। क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता है, अभी क्लियरली किसी को नहीं पता है। तो लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इस डील के बाद जो इंडिया क्योंकि इसमें डील में कुछ आउटकम कुछ पॉइंट्स तो निकल के आई हैं। पहला पॉइंट ये है कि भारत जो है अब तेल अमेरिका और वेनेजुएला से काफ़ी कुछ तेल खरीदने की संभावना है, जो उस ट्रेड डील में कहा गया है। प्लस भारत और अमेरिका के जो भारत और अमेरिका का जो व्यापार है, वो भी करीब 500 बिलियन के आसपास वो कह रहे हैं ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 500 बिलियन के आसपास का व्यापार भारत अमेरिका के साथ करेगा, राइट? हम्म, अब ये नहीं पता कि वो 1 साल में करेगा, वो 5 साल में करेगा, वो 10 साल में करेगा क्योंकि अगर हमारा पूरा ईयरली देखो तो वो 50 बिलियन का ही है, साल हम्म, भर का। अब वो 500 बिलियन का अगर वो बोल रहे हैं,
तो वो कितने टर्म्स में बोल रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इस डील के बाद अब जो हमारे ऐतिहासिक संबंध है रशिया के साथ, तो पास्ट में सारे रिलेशनशिप जो हमारी बहुत स्ट्रांग एक रिलेशनशिप रशिया के साथ रही है, तो उस इस डील का रशिया के साथ रिलेशंस पे हमारे क्या इम्पैक्ट होगा? या मोदी जी क्या सोच रहे होंगे कि रशिया को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, या रशिया के दिमाग में वहाँ के पॉलिटिकल जो सेटअप है, वहाँ भारत को किस तरीके से देखा जा रहा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, या मतलब आपका क्या अ, सोचना है? देखो, इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप है वो कोई आज सभी सभी को पता है, ये तो कोई आज का रिलेशनशिप नहीं है। और अम, जब जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, चाहे वो इंडो पाक वार के टाइम पे हो या फिर वैसे भी अ, किसी भी तरह की कोई भी जब भी जरूरत पड़ी है, तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देता हुआ है रशिया। हाँ। पहले ओवैसिस को जिसे यूएसएसआर बोलते थे, अभी रसिया है। सो जो रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया का, वो कोई बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी या फिर अम, या एक रीजनल बैलेंस करने के लिए तो नहीं है। वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों के बीच की। अम, और स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप्स कोई एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए सालों लगती हैं। और भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा पार्टनर को नाराज किया जाए या उसको उसके साथ उसके रिलेशन खराब हो जाए, जो उसके हमेशा काम आता है। सो मुझे लगता है कि इंडिया को और मोदी जी को एक बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा, एंड आई एम श्योर मोदी जी इसमें बड़े एक्सपर्ट भी हैं। सो बैलेंस अप्रोच ही इम्पोर्टेंट है। ना हम रसिया खो सकते हैं और हमें यूएस भी चाहिए। सो आई थिंक या अच्छा, वेस्ट में हमेशा अगर हम बात करें वेस्ट की, तो हमेशा इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप को हमेशा कंफ्यूजिंग, अपॉर्चुनिस्टिक और इमोरल भी कहा गया है। मतलब स्पेशली जब इंडिया ने रशिया का साथ दिया था यूक्रेन और रशिया वॉर के टाइम, तब कहा गया कि बड़ा इंडिया बड़ा कंफ्यूज है, या अपॉर्चुनिस्टिक है, या मतलब इनफैक्ट रशिया को उन्होंने इमोरल, तो वो कहते ही आए हैं कि, और इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है, अपॉर्चुनिस्टिक है और इमोरल है। तो अ, क्या मोरालिटी पे, मतलब जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो ये भारत के इंटरेस्ट हैं, तो वो क्या मोरालिटी के ऊपर हैं, इमोशंस के ऊपर हैं, या एक स्ट्रेटेजिक ही हमारे मूव रहे? नहीं, आपने बिल्कुल कहा। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और इंडिया ने कंटिन्यू रखा अपना फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, यूएस सॉरी रसिया से ऑयल एंड गैस को खरीदते रहे। सो वेस्ट में काफ़ी हल्ला मचा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, सो आई कुड हियर दैट नॉइज कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बड़ा इनह्यूमन है, बिकॉज रशियंस यूक्रेन के सोल्जर्स को मार रहे हैं, और ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दे वर गिविंग ऑल द लेक्चर्स, दे कुड डू इट। बट ये आप इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। जब आप सेम चीज़ रशिया के साथ कर रहे थे, वहाँ से गैस भी खरीद रहे थे, वो भी इतने सस्ते में कि मतलब बिल्कुल ही सस्ती। तो यहाँ पे गैस बहुत सस्ती हुआ करती थी। और जैसे ही इन दोनों का वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया एंड यूक्रेन का, सो इनका सप्लाई बंद हो गया रशिया से। उसके बाद गैस के दाम इतने ऊपर चले गए सडनली कि यहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट को डिस्काउंट देना पड़ा। यहाँ वेस्ट में बोला गया इंडिया को भी बड़ा ऑप्टमिस्टिक है, इनको कोई मोरल नहीं है, इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत डुलमुल है, हमारे साथ आना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। वहीं आप जब आपके रिलेशन अच्छे थे रसिया से, आपने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब किया, सस्ते में गैस खरीदी। सो ये तो दोहरा मापदंड हो गया किसी देश के लिए, कि आप करें सब तो ठीक है, दूसरे करे तो प्रॉब्लम है। ये इनके अप्रोच बिल्कुल गलत है। और इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने हैं, वो वेस्ट के लिए नहीं इंटरेस्ट देखने। इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिया ही देखता है। भाई अपने घर में प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करते हैं, हमारा कोई और तो सोल्व करने आता नहीं है ना। हमें अपनी ज़रूरतें हमें ही पूरी करनी होती है। सो हमें हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जहाँ राइट। तक सवाल है रसिया और यूक्रेन का वार का,
सो कौन सही है कौन गलत है, ये इसका फैसला तो आप, इसे नरेटिव है कि आप, कोई बोल सकता है कि भाई रशिया ठीक है, वो उसको अपना उसको उसकी जमीन चाहिए, या उसके साथ जो भी उसकी प्रॉब्लम है, नाटो के साथ जो उनका रिलेशन चल रहा है उसकी प्रॉब्लम है। एक तरफ दूसरा थॉट है कि यूक्रेन यूक्रेन सही है ना। सो ये तो नरेशन है, आप कैसे भी देना चाहो, लेकिन कंट्री है या आपका घर भी हो, नरेशन पे तो नहीं चलता है। वो चलता है सॉलिड आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके बिजनेस पे, आपके ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, उस पे चलता है। राइट। अब एक चीज़ और है कि रशिया हमारा सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, रशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसा आपने बोला। तो और हमारे पास जो 3 चीज़ें 2-3 चीज़ें की कमी है, रशिया उनको एक तरीके से पूरक है। रशिया उसको कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इन्फ्लेशन की, एनर्जी सिक्योरिटी की या मिलिट्री रेडीनेस की। ये 3 हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और अगर रशिया को देखो, तो रशिया बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठता है, क्योंकि रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन या एनर्जी सिक्योरिटी है, वो कंप्लीट हो रही है। लॉन्ग टर्म डिफेंस सप्लाईज़ आ रही हैं, ठीक है? और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। तो रशिया कहीं न कहीं हमारी जो कमियाँ हैं, उनके लिए उनको पूरा कर रहा है। तो मतलब एक बड़ा स्ट्रैटेजिक हमारा पार्टनर इसीलिए रशिया को कहा जाता है। और एक एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपका व्यू उस पे क्या है कि बात सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनरशिप की या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें रिस्पेक्ट रशिया से जी मिलता है। बिल्कुल। तो वो हाँ, चीज़ है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज अगर आप एनर्जी की बात करें सबसे पहले, सो एनर्जी सोर्सेज आपकी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। आपकी चीज़ें सस्ती होंगी देश में या महंगी होंगी, या आपका प्रोडक्शन ठीक है नहीं है, वो सारा एनर्जी सप्लाई पे डिपेंड करता है। और एनर्जी के बहुत सारे हैं लाइक रिसोर्सेज, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका गैस है, आपका फ्यूल है, ऑयल है। और इंडिया में इतना ऑयल प्रोडक्शन तो होता नहीं है, सो हम मोस्टली तो इम्पोर्ट ही करते हैं, है ना। सो भाई आपका ईरान ईरान पे आपने सेक्शंस लगा दिए यूएस ने, तो वहां से हम इम्पोर्ट हमारा बंद हो गया, है ना। वो सस्ता ऑयल वहां से बंद हो गया, गैस कम हो गई वहां से आना। हम रसिया से ले रहे थे, आपने उस पे भी आपने पंगा कर दिया कि आप वहां से भी ऑयल लीज होगी, तो हम कहाँ जाएंगे। और इतने बड़े देश को एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए, और वो उसका बैकबोन है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सो एनर्जी सप्लाई के लिए आप, इंडिया को डेफिनेटली रसिया चाहिए, और वो एक रिलेशनशिप बना के रखना है इंडिया को। दूसरी बात है कि रेस्पेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। वेस्ट में आपको रिलेशनशिप तो बनाएगा वेस्ट, लेकिन उसकी कंडीशंस होती है। वो आपको बोलेगा कि भाई ठीक है, आप वेपन्स ले लो हमसे, लेकिन आपके लिए ये कंडीशंस है, आपको ऐसे यूज करना है, आपको वैसे यूज करना है, आपको जो वॉर होगा तभी यूज करना है। भाई कल को किसी ने टेररिस्ट अटैक कर दिया इंडिया में, पाकिस्तान में कर दिया किसी दूसरे को, तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते। हमने आपको पेमेंट दी है उसकी, आपने फ्री में तो दिया नहीं है उसका। आपको लाखों गुना ज्यादा आप हमसे पेमेंट लेते हो उसकी जितना आपका कॉस्ट है प्रोडक्शन की, है ना। यूएस राइट, तो जैसे चलता हमने ही। सुना था अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, अब ये नैरेटिव था, अब सच था या झूठ था ये तो खैर क्लियर नहीं है। बट उसमें ये कहा गया था कि राफेल के साथ हम जो मिसाइल यूज़ करना चाहते थे, फ्रांस ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। हाँ। तो वहाँ पे कहीं न कहीं हम एक कंडीशन्ड हो गए थे, जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एंड यूज़ मॉनिटरिंग और सैंक्शन का जो सारी चीज़ें होती हैं, जो कंडीशंस के साथ हमको हाँ जी, हाँ, करते हैं। सही बात है, हाँ। और वेस्ट के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हमने जो कहा वो सर्वोपरि है ना। हमारे हमारे शब्द रामबाण है वो आपको मानने ही मानने पड़ेंगे, है ना। आप बस फॉलो करो, आप उस पर क्वेश्चन मत करो, है ना। वो एटोनॉमी को खत्म करते हैं दूसरी कंट्रीज को, वो अपने पे डिपेंड बनाते हैं, उनकी सब उसी पॉलिसी रही है, आप हिस्टोरिकली भी देख लो कि पहले अपने पे डिपेंड बना लो, और फिर उसकी सारी एटोनॉमी खींच लो अपने पास। उसको कुछ मत सोचने दो, कुछ मत करने दो, जैसा वो चाहते हैं वैसे करा दो, दो ग्रुप्स में लड़वा दो आपस में, है ना। भाई अफ्रीका में आज की डेट में भी यही हो रहा है, आपसे सूडान हो या सोमालिया हो, वहां पे भी दो ग्रुप है, उनको आप, एक को वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, एक को कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को, एंड दे जस्ट एंडेड अप सेलिंग देयर वेपन्स। सो सेम चीज वो इंडिया में भी करना चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी क्वेश्चन मत करो, है ना। आप वर्ल्ड के सामने ऐसे मत आओ कि भाई आप पावरफुल हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो उन पे।
हम जो बोलेंगे बस वही करो, है ना? तो वहाँ रेस्पेक्ट नहीं है। रसिया ने इसका बिल्कुल उल्टा किया, आप हिस्टोरिकली भी देख लो कि रसिया ने कभी क्वेश्चन नहीं किया इंडिया के प्लान्स के ऊपर या उसकी स्ट्रेटेजी पे, या इंडो पाक रिलेशन हो उस पर कभी भी उसने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। राइट। भाई वेस्ट तो अभी तक भी पाकिस्तान के साथ ही था, और चोरी छुपे तो आज भी उसके साथ ही है, जहां तक मुझे समझ में आता है। भले बिल्कुल ही सही। ओपनली आप कुछ भी बोल रहे हो, बट अंदर से तो आप पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को, इवन यूएस का भी। राइट। सो ये कहना कि अ, इंडिया जैसी बिग कंट्री को, डेमोक्रेटिक कंट्री को आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब वो जमाना गया, टाइम गया कि हम बोलेंगे आप वही करोगे। सो इंडिया का अपना एक स्टांस है, अपनी स्ट्रेटजीज हैं, ऑटोनॉमी है। सो और आई थिंक वेस्ट को इस बात को समझ लेना चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट, 1971 में भी जब उनकी 7th फ्लीट हमारी तरफ चली थी, वेस्ट की, बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही थी, जी। तब किसने साथ दिया हमारा? तब तब बीच में रशिया ही आके खड़ा हो गया था। वैसे हाँ। तो उसने हमेशा ही एक डिप्लोमेटिक कवर तो दिया ही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो हथियार आप, भी दिए बिल्कुल वो। हैं, डिप्लोमेटिक हाँ। कवर भी दिया है। हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमेशा बैकिंग करते आए हैं। मुझे लगा अगर रसिया नहीं होता तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बट कहने में तो कोई कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज डेटा सामने है कि शायद कश्मीर हमारे हाथ से जितना गया उससे ज़्यादा चला जाता, क्योंकि राइट। पाकिस्तान को इतना सपोर्ट था पीछे से, राइट। वेस्ट से और यूएस से। अगर रसिया नहीं साथ में आता तो आई थिंक कंडीशन कुछ सीटो और ही सेंटो बहुत वो खराब ही ट्रीटीज होती। के, सीटो सेंटो ट्रीटीज बहुत अ, या करेक्ट। चलती थी, उनकी बात बहुत होती थी कि उनकी वजह से। बट हाँ ठीक। अच्छा विजय जी, एक बात और बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वेस्ट कहता है, ये वेस्ट वेस्ट का भी सवाल है, कुछ ऐसा सवाल बनता भी है कि क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया रशिया पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, स्पेशली डिफेंस में? अगर हम डिफेंस की बात करें, जैसे हम S-400 की बात करें या हमारी एयरफोर्स की फ्लीट की बात करें, तो हम काफी कुछ रशिया पे डिपेंडेंट रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल क्या सही। ये जो डिपेंडेंसी है, ये आगे भी रशिया के साथ रह सकती है, या हम इससे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही वैलिड है, और ये काफी प्रेस में भी आता है, और यहाँ पे भी लोग इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया के लिए तो सिर्फ रसिया ही है। सो दो चीजें हैं, रसिया के साथ तो हमें रिलेशन अपना बनाना ही है, और वेपन टेक्नोलॉजी में काम उसके साथ हमें करना ही करना है, क्योंकि रसिया के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। कि वो ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप हमसे वेपन ले लो और हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आप सिर्फ हम्म। यहीं से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं लगाएंगे आपके यहाँ। सो हम्म। इंडिया वेस्ट के साथ सेम चीज अगर कोई डील करता है तो इंडिया सिर्फ उसका एंड, आपको सिर्फ पेमेंट करनी होती है ना? आपको वेपन्स आते हैं, आप पेमेंट करते हो, इतना ही रिलेशन है। ना ही इंडियन कुछ उस इंडस्ट्री उससे सीख पाती है, ना ही कोई प्रोडक्शन होता है इंडिया में, तो आपके लिए जॉब भी क्रिएशन नहीं है। सो आपका सिर्फ आप पेमेंट करते हो, ट्रेड है बस सिंपल, वो इंडिया और यूएस, यूएस या वेस्ट में, कि आपने कोई सामान लिया, आपने उसका पेमेंट किया, आपने कुछ लर्न नहीं किया उसमें। रसिया के साथ बिल्कुल इसका उल्टा है। रसिया बोलता है कि ठीक है, आपको वेपन्स चाहिए, सो हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। आप एग्जाम्पल लगा लो, या फिर आप मिलके प्रोडक्शन करेंगे उसका साथ में। आप ब्रह्मोस का एग्जाम्पल लगा लो, आपने सिंधु ऑपरेशंस में देखा कि कैसे ब्रह्मोस ने कितना कितना, पूरी दुनिया ने देखा बेसिकली, नॉट हम सब लोगों ने, कि कितना पावरफुल वो हमारी मिसाइल बनी है। और वो रिजल्ट है दोनों की स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप का, कि मिलके बनाया उन्होंने। कुछ इंडिया की टेक्नोलॉजी है, कुछ उसमें रसिया की टेक्नोलॉजी है। सो वो आउटकम एक, बहुत अच्छा निकला है। हाँ, उसका आउटकम बहुत ही अच्छा है। तो ये इंडिया को जरूरत है, क्योंकि इंडिया, अगर आप इस बार बजट भी देखोगे 2026 का, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बने, मतलब हम अपना ही प्रोडक्शन करें, अ, अपना ही R&D करें। सो वो तभी होगी तब आप बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है डिफेंस में, वो आप लर्न कर पाए, क्योंकि ये आप रातों रात नहीं बना सकते, इसके लिए टाइम लगता है। सो रसिया के साथ एक सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, आपको गाइड करता है, आपकी इंडस्ट्री को, आपके इंस्टीट्यूशंस को। अ, और सो एक तरफ तो ये बात होगी कि रसिया हमें क्यों चाहिए हमेशा, और वो लॉन्ग टर्म में भी भारत का उस पर डिपेंडेंसी रहेगी। दूसरी तरफ है डाइवर्सिफिकेशन की। डेफिनेटली इंडिया इज ट्राइंग, इट्स वेरी हार्ड कि वो अपना
डिफेंस में स्पेशली, कि वो वेपन्स के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए वो डाइवर्सिफाई करे। सो वो यूएस से भी टेक्नोलॉजी लेता है, कोशिश कर रहा है, या वेपन्स लेता है, या फिर आपको फ्रांस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर वेस्ट में देखा जाए, वेस्ट यूरोप में, तो सबसे अच्छे रिलेशनशिप फ्रांस के साथ ही है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। बाकी कंट्री के साथ इतने अच्छे नहीं है। सो कोशिश कर रहा है भारत पूरी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि हर हर कंट्री की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, अपना एक एडवांसमेंट होता है। अगर भारत को उसका एक्सेस मिलता है, सो डेफिनेटली, एंड ये कोशिश भी होनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन की, कि एक जगह पे आप ना स्टिक रहें, कि कल को रशिया में ज़्यादा सैंक्शन लग गए कि आप वहाँ से कुछ ले ही नहीं सकते, और आपकी डिफेंस जरूरत तो आपको डे बाय डे आपकी बढ़ती ही जा रही है, यदि आपके पड़ोसी कौन देश, पूरा करेगा उसको? हाँ, है ना? और आपके पड़ोसी देश तो कहीं ना कहीं रिलेशन बना ही रहे हैं। भाई चाइना को तो आप वैसे ही बीट नहीं कर सकते फिलहाल, ये सच है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान को हर देश मदद देने के लिए तैयार बैठा है। सो या इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने पंख फैलाएं सब तरह। और अगर उसको वेस्ट ये बोलता है कि इंडिया बड़ा ऑप्शनिस्टिक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे हाँ, उससे इंटरेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो राइट। मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो नरेशन है, आप किसी को कैसे भी बोलो। हाँ, वो एक कहावत है ना कि डिप्लोमेसी में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट होते हैं, हाँ राइट। तो वही बात मेरे ख्याल से सच है। और इसके अलावा हाँ, डाइवर्सिफिकेशन तो मुझे लगता है हो भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमने इज़राइल के साथ भी, या जैसे आपने बोला फ्रांस के साथ भी, और थोड़ा बहुत तो यूएस के साथ भी हम डिफेंस में डील कर ही रहे हैं। या इसराइल के साथ बस चैलेंज इतना है कि वो यूएस को फॉलो करता है, उसको फॉलो उसके लिए मजबूरी है। हाँ, वो यूएस के अगेंस्ट जाके इंडिया की हेल्प नहीं कर पाएगा। फ्यूचर में अगर बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहते इंडिया और यूएस के, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन सो इजराइल विल बैक आउट स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट। ये उसके साथ एक समस्या बहुत है, बड़ा रिस्क यही है। रिस्क है उसके साथ, हाँ, क्योंकि उसकी अपनी अपनी मजबूरी है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। उसके सर्वाइवल के लिए यूएस बहुत जरूरी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। Yeah. बिना बिना मतलब वो तो एक तरीके से यूएस का एक्सटेंशन। हाँ, यूएस का गेटवे है वेस्ट वेस्ट एशिया में यूएस का वेस्ट एशिया में गेटवे है। ऐसे जिनमें दो ही गेटवेज हैं, एक इसराइल हो गया और एक पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया यूएस के लिए। तो तो वही। या अफगानिस्तान वालों ने तो भगा दिया इनको कि राइट। उस पे भी बात करेंगे कि क्या मतलब अ, जो अमेरिका है वो हारता है, वॉर को हार जाता है, या वॉर को लूज करता है, या इंटरेस्ट लूज करता है। हाँ, तो बिल्कुल इस पे बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन एक बात देखने की है, अफगानिस्तान, सॉरी, कोई नहीं, आपका फायर फायर अलार्म बजा तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। होता क्या था कि जब मैं न्यूयॉर्क गया था, तो जिस अपार्टमेंट में रुका था, हम तो यहाँ से गए थे, पहली बार उठ के पहुंच गए थे वहां पे सीधा। तो वहाँ अपार्टमेंट में पहली बार लगा कि यार आज कई एक हफ्ता हो गया पराठे खाए हुए, 5-7 दिन निकल गए तो आज पराठे बनाए जाए। तो मैं न्यू जर्सी से सामान ले आया था, जो देसी सामान था सारा, आटा, तेल और ये सारा सामान। अच्छा, वो लाके हमने पराठे, मैं और एक लड़का हो, हमने पराठे बनाने स्टार्ट करे। तो पराठे में जब तलते सबसे हुए ज्यादा ऑयल उड़ता है जब धुआं निकलता है, अब वो उसमें सारा बच गया। अलार्म, फायर अलार्म ऑन हो गया। हाँ, और वहाँ क्या सिस्टम था कि फायर अलार्म से ही कनेक्टेड था नीचे रिसेप्शन। अच्छा, तो वहाँ रिसेप्शन पे जो बैठती है, हाँ, वहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट प्लस हाँ, सिक्योरिटी, ठीक है? तो एक तरफ से फैसिलिटी मैनेजमेंट का फ़ोन आ रहा है एक्सटेंशन पे, और हाँ, एक तरफ से फायर सिक्योरिटी का फ़ोन आ रहा है कि व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज़ ओके। तो या यार ये तो मुसीबत हो गई। फिर सिक्योरिटी जो जो सिक्योरिटी वाले हैं उनका कॉल आया कि इज़ एवरीथिंग ओके? प्लीज़ चेक, प्लीज़ वेरीफाई कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो हमने यार यार यहाँ तो पराठे बनाना मुसीबत हो गई। तो फिर जो मेरे साथ वो उसका नाम आयुष था। तो आयुष क्या करता था, फायर अलार्म के स्टेशन के आगे
पंखा लेके खड़ा होता था यूँ। या फिर गीला कपड़ा लगा दो उसके हाँ, बेस्ट है। वो तो इंडियन अपना जुगाड़ ढूँढ लेते हैं। हाँ, क्या क्या गीला करना है कपड़ा कि लगा पराठे तो दो। बनने हैं। ठीक बात है। तो तो वो हवा करता था और हम पराठे सेकते थे। ये ये होता जुगाड़ था। बहुत करते हैं यहाँ पे लोग आके इस तरह के लिए। हाँ, वो मतलब अपना देसी अप ठीक देसी बात लोग है, जुगाड़ पराठे तो ढूँढ ही लेते खाएँगे हैं। अब, पराठे बिना तो पराठे कैसे। तो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। राइट। तो आते हैं उस पे वापस कि हम कहाँ थे? हम थे हाँ, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा था। अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे। हाँ, सो अफ़गानिस्तान में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कभी डेफ़िनेटली, बट ऐसे एक बात दिमाग में आई हुँ, कि अफ़गानिस्तान के पास ना टेक्नोलॉजी है। भाई तालिबान तो वैसे भी बाहर था वो, क्योंकि वहाँ राइट। यूएस था तब तक इतने हुँ, सालों से। ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हुँ, और यू दूसरी तरफ आप देखें एक यूएस है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वही सच ही है अभी तो ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने एडवांस वेपन्स हैं, राइट। सालों से नो वहाँ डाउट, पे था, नो लोगों डाउट। का भी समर्थन था। हुँ, लेकिन ऐसा तालिबान में क्या था, भई मैं ये नहीं कह रहा कि हम तालिबान अच्छा है, खराब है, बट मैं एज़ ए जनरल आपसे बात बता रहा हूँ एज़ अ कि मिलिटरी पर्सपेक्टिव हाँ। हाँ ना, तो उसको कि यूएस को बिल्कुल छोड़ के भागना पड़ा रातों-रात वहाँ से। सो कुछ तो है देखो उस हाँ, देश में बात। उसमें 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 मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वहाँ की डेमोग्राफ़ी ऐसी है ना? हुँ, और एक लोकल आदमी के साथ आप कभी नहीं लड़ सकते अनटिल अनलेस आपके साथ कुछ परसेंटेज ऑफ लोकल पीपल आपका सपोर्ट कर रही है, ठीक हुँ, है? हुँ। एटलीस्ट 30-40% लोग जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप किसी कंट्री में, आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। वो तो है, हाँ। तो पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ कि अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है? हुँ, या तो लैंडलॉक्ड कंट्री होने की वजह से उसका जितना भी रसद यूएस का आता है, या तो एयर के थ्रू आएगा या फिर आपका अ रोड पाकिस्तान के के थ्रू। थ्रू आएगा, हुँ, रोड या के थ्रू आएगा। अब इसमें भी एक बात ये आ जाती है कि इसीलिए आज की डेट में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बगराम एयरफोर्स को वापस माँगा है क्योंकि हाँ उसको जी, चाइना हाँ। को अफ़गानिस्तान ने दे दिया। हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने उसपे 1 बिलियन से ज़्यादा पैसा लगाया था बगराम एयरफोर्स करेक्ट हाँ। पे, एयरफ़ील्ड पर या जो उनका एयरबेस था उसके ऊपर। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है, ये यही इसी चीज़ पे एक मेरा डिस्कशन भी है। अ, तो वो ये है कि अमेरिका जो है, वो वॉर हारता नहीं है। हुँ, अमेरिका वॉर लूज़ नहीं करता है। हुँ, अमेरिका इंटरेस्ट लूज़ करता है। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों लूज़ हुआ? अब हुँ, जहाँ तक बात देखो 1 बिलियन 2 बिलियन की है, अफ़गानिस्तान तालिबान के लिए 1 बिलियन 2 बिलियन के हथियार छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक हाँ, है? ऑब्वियस। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है 2 बिलियन के 1 बिलियन या 2 बिलियन के वेपन्स को वहीं छोड़ देना और ये करेक्ट मान हाँ। लेना कि अमेरिका हार गया और वहाँ से भाग गया। हाँ, हाँ। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री के लिए इंटरेस्ट बड़ी चीज़ है। हाँ, उसके वो लिए तो धन्ना सेठ है, हाँ, ठीक है? वो उसके लिए धन्ना 1-2 सेठ है। बिलियन ऐसे ही हैं, खराज है उसके लिए तो। उसके लिए तो पीनट्स हैं कबाड़ उसके है। लिए, इसके लिए कबाड़। तो कि ठीक है 1 बिलियन 2 बिलियन ठीक है, इट डज़न्ट मैटर, हुँ, है ना? हाँ। गो अहेड कि अब वापस आओ या। वहाँ से, छोड़ दो उसको वहीं पे, फेंक दो उनको। क्योंकि या। उसके लिए हाँ, मैटर ही उससे नहीं ज़्यादा करता। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आ जाती है उसके उनको लिए अगर उसने अपना जो इस साल का बजट रखा 1.2 ट्रिलियन रखा है, करेक्ट डॉलर्स हाँ। रखा है, हुँ, राइट? या। तो हुँ। 1.2 ट्रिलियन वर्सेस 1-2 बिलियन उसके लिए हाँ, क्या ही कुछ है? भी नहीं है और वापसी भी लाते तो उसके लिए टाइम लगता है, लॉजिस्टिक वापसी भी कॉस्ट थी। लाते तो उसके लिए टाइम लगता, उन्हें हाँ, और तालिबान के साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी और और फिर हमारे इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट थे ही नहीं, हुँ, ठीक है? उनके इंटरेस्ट हट गए थे वहाँ से और जब तक जो बेनिफिट जो है, अगर कॉस्ट से बड़ा है, तब इंटरेस्ट बना रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सही बात कॉस्ट है। बेनिफिट से बड़ी हो रही है, तो हाँ, वो उनके लिए तो सब एक्सेल शीट है ना। दैट्स ट्रू। तो एक्सेल शीट पे वो नहीं बैठ रहा था लॉजिकल। तो कि एग्ज़िट एग्ज़िट फ्रॉम हियर है ना? वो सारी ये चीज़ें करेक्ट है। अफ़गानिस्तान, वियतनाम सब जगह से उनको हुँ, एक्सेल शीट पे ही होता है उनका तो हाँ जी, हाँ। कैलकुलेशंस वो सारी चीज़ें अलग है। एनीवेज़ वापस आते हैं अपनी बात पे। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम बात करें कि भई अगर चाइना का हम इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि हुँ, चाइना हुँ, आज की डेट में अगर आप देखो तो रशिया और चाइना के बहुत ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, हाँ, ठीक है? भले ही वो रिलेशंस हिस्टोरिकल ना होके वो वो उनके भी टैक्टिकल रिलेशंस है। मैं स्ट्रैटेजिक नहीं बोलूँगा बट अभी टैक्टिकल तो है ही रिलेशनशिप क्योंकि उनका हुँ, उनका ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड है। जब जी, से बिल्कुल। सैंक्शंस लगे हैं तब से उनके चाइना और रशिया बहुत क्लोज़ है। तो अगर हम
अब ट्रेड डील के बाद जो इंडिया यूएस ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशंस हमको नहीं पता। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पर्सनली ऐसा लगता है कि मोदी जी कहीं न कहीं प्रेशर में तो हैं। हाँ, वो तो निश्चित है। हाँ, तो मोदी जी प्रेशर में हैं। अब या तो बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में हैं। तो अगर इंडिया ये डिसाइड करता है कि हमें वेनेजुएला से की तरफ जाना है, तेल की तरफ 2 और अमेरिका के तेल की तरफ जाना है। जो ये डिसाइड करते हुए कि हमें सस्ता तेल कहाँ से पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें सस्ता तेल रशिया से ही पड़ेगा। हमें हुँ, सस्ता तेल वेनेजुएला या अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। नहीं। ये बहुत क्लियर है। लेकिन जैसा डील को देख के ऐसा लग रहा है कि भारत ने कुछ ऐसा कहा है कि वो ऐसा कमिटमेंट किया है कि वो अमेरिका और वेनेजुएला के साथ तेल खरीदेगा। उसकी कंडीशन क्या रहेंगी नहीं पता। हुँ, हुँ। बट अब इससे जो रशियन पॉलिटिकल सेटअप है, तो रशियन पॉलिटिकल सेटअप कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल तो होगा। तो क्या ये हाँ। रिस्क नहीं है कि रशिया और चाइना दोबारा से और करीब आएँगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। रिसेंटली खासकर यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद अ, चाइना और रशिया का रिलेशंस काफ़ी क्लोज़ हो गए हैं। अ, वैसे वो एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर आम भाषा में बात करें तो, बिल्कुल अपोज़िट है एक-दूसरे के। लेकिन टाइम के हिसाब से जो है ना राजनीति में कोई आपने जैसा कहा, कोई दुश्मन दोस्त तो होता नहीं है, आपके इंटरेस्ट ही होते हैं। सो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो काफ़ी क्लोज़ आ गए हैं एक-दूसरे के। और इस बात को लेके इंडिया में और मीडिया में या इंडिया का जो थिंक टैंक है उसमें काफ़ी ये एक एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि डिस्कशन का कि अगर रशिया और चाइना इतने नज़दीक आ जाते हैं और एक-दूसरे की डिपेंडेंसी एक-दूसरे पे काफ़ी बढ़ जाती है कि जहाँ रशिया स्पेशली इतना ओपनली डिसीज़न नहीं ले सकता कि भई मैं तो इंडिया के साथ मुझे जाना है या मुझे वेस्ट के साथ जाना है। सो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की बात है ना? और एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होगा इंडिया के लिए क्योंकि चाइना कभी भी इंडिया के साथ भले ही वो अभी बात कर रहे हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर बट वो टच तो नहीं किया जा सकता चाइना के ऊपर, ये सभी जानते बिल्कुल हैं। नहीं। सो डेफिनेटली मोदी जी दबाव में तो आए और पूरी भारत सरकार का इकोसिस्टम भी दबाव में है। अब वो सच क्या है, कितना उनके साथ क्या कमिटमेंट हुआ है, वो तो नहीं कहा जा सकता और वो दूसरी तरफ ट्रम्प पे भी विश्वास नहीं कर सकते हम। वो क्या बोलेगा कल को, आपने क्या कमिट किया उसका वो अपोज़िट भी बोल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। सो ये बड़ा डोलमूल सा है चीज़ें, तो बड़ी मुश्किल है कहना कि क्या होगा। लेकिन एज़ ए जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस्ट आई वुड से कि इंडिया को रशिया का साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 2-3 रीज़न है उसके, क्योंकि एक तो यूएस पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, आज टेक्नोलॉजी देगा, कल को नहीं देगा और वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलेगा, इस पे मुझे 200% डाउट है। क्योंकि वेनेजुएला का पूरा तेल यूएस अपने लिए यूज़ करेगा। और वेनेजुएला का भले ही यूएस ने वहाँ पे वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया है, लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं है वहाँ पे। और जिस कंट्री में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी करेक्ट नहीं है, वहाँ से आप लॉन्ग टर्म में रिलेशन तो नहीं बना सकते वहाँ पे। कल को वहाँ विद्रोह हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी तो 2 गुट है। लाइक राइट। है ना? एक अमेरिकन प्रो है, एक एंटी अमेरिकन है। सो कल को वहाँ पे भी अगर सिविल वॉर हुआ और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो सप्लाई चेन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी वहाँ से। फिर इंडिया कहाँ जाएगा? आपने रशिया के साथ भी रिलेशन खराब कर लिए, आपने आप सप्लाई चेन भी खराब कर ली और आपको तो एनर्जी जैसा मैंने कहा ये तो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का। आप इससे नहीं पीछे हट सकते हो। फिर आप कहाँ जाओगे? नहीं, सो मुझे ये ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप खराब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि रिलेशनशिप खराब ना हो। लेकिन अगर रशिया ये महसूस करेगा, उसको ये फीलिंग आएगी कि इंडिया यूएस की तरफ ज़्यादा झुक रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, देन व्हाट कि उनके दिमाग में उस चीज़ को, उस शक को आप कैसे दूर करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगा नहीं, इंडिया मेरे की? विचार से तो आई थिंक इसमें भारत सरकार को अपना पॉइंट तो रखना ही होगा और आई थिंक रसिया हमेशा से समझता ही है। ऐसा नहीं कि यूएस के हम पहली बार नज़दीक जा रहे हैं। बीच में अगर आप ट्रम्प के आने से पहले देखें तो इंडिया यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए थे। पिछले 10-15 साल की मेहनत के बाद ओबामा आया, उसके बाद फिर जो स्टार्ट हुआ था अच्छा रिलेशनशिप। सो ऐसा नहीं है कि पहली बार हम यूएस के नज़दीक जा रहे हैं।
तो उस समय भी एक बैलेंस एक्ट हुआ था, हालाँकि अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, अभी यूएस ज़्यादा अगेंस्ट हो गया है रसिया के, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद। सो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर भई यूएस ये कह रहा है कि आप यू रसिया से ऑयल मत खरीदो क्योंकि वो यूक्रेन में वॉर कर रहा है ना? और आप उसकी वॉर मशीन को आप उसको फीड कर रहे हो, आप उसका ऑयल लेके। कल को यूक्रेन वॉर फिनिश हो गया, तब क्या? राइट। है ना? तब क्या? तब आप थोड़ी ना जाके बोलोगे भई आप अब अपने ऑयल मत खरीदो वहाँ से। सो आई थिंक इंडिया को बैलेंस आउट तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ के साथ। अ, बट हाँ, जहाँ तक रशियन पर्सपेक्टिव की बात है, तो वो आप अपनी बात लॉजिकली रख के ही उन्हें बता सकते हो। आई एम श्योर रशियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इंडिया की नीड्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को डेफ़िनेटली रिकॉग्नाइज़ करेगा। लेकिन ये तो अब फ्यूचर ही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट इंडिया के लिए चुनौतियाँ बहुत हैं। आई थिंक हनीमून इज़ ओवर नाउ। जो चल रहा था अभी तक 10-15 साल से, 12 साल से, राइट। मोदी जी के लिए काफ़ी काफ़ी चैलेंजेस होने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और अभी देखो क्या आता है यूएस स्टेट इंडिया यूएस डील का, कि क्या-क्या डिटेल्स सामने आती है, कहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ है, क्या बेनिफिट हैं, ये कहना तो मुश्किल है अभी, जब तक डिटेल्स नहीं आ जाती। सो इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो इमोशंस पे नहीं है, है ना? वो एक बहुत अच्छी सोच समझ के, दूर दूर की सोच के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस तरह के रिलेशन में थोड़ा टाइम लगता है बिल्डअप होने में। आप ऐसा नहीं कि रातों-रात आपका बिल्ड हो गया। आप अपने पड़ोसी से भी देख लो, कोई नया पड़ोसी आता है तो पहली बार आप उससे इतना इक्वली जनरली आप रिलेशन नहीं बनाते हो, ट्रस्ट धीरे-धीरे डेवलप होता है। सो आई वुड से कि इंडिया ना तो ब्लाइंडली रॉयल लॉयल है किसी के लिए कि भई बस आप ही हो सब कुछ मेरे माई-बाप, और ना ही बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके बस मुझे तो अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, है ना? हम तो हमारा तो अगर आप पूरा इतिहास भी देखोगे तो हमने तो बड़े अच्छे से दूसरे लोगों के साथ एक बहुत ही मधुर संबंध बना के रखे हुए हैं। वी रिस्पेक्ट एवरीवन। अ, सो मुझे लगता है कि इंडिया रियलिस्टिक है और वो ही ज़रूरी है। एक आज के जो सिस्टम बना हुआ है, जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, नियरली वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। सो ऐसे में इंडिया को रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। अपनी अपने 1.3 बिलियन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंट्री तभी सक्सेस होती है जब वो अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है, रादर देन कि किसी एक लीडर का पर्सनल थॉट होता है, एक लीडर आता है आपकी कंट्री में, बट ऐसा नहीं है कि वो बाकी लोगों को इग्नोर ही कर देंगे, है ना? सो आई थिंक इंडिया इज़ वेरी रियलिस्टिक, और यही एक अप्रोच होनी चाहिए इस जहाँ पूरा वर्ल्ड अलग-अलग गुटों में बँटा हुआ है, वॉर चल रहे हैं, और या हुँ, तो चलिए विजय जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज का। तो मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में। बिल्कुल। थैंक कोई यू नया अमित टॉपिक जी। लेके आएँगे। चलिए दुनिया जी, में बहुत बहुत कुछ हो रहा है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि उस पे ठीक से लोगों को बताएँ, सही बताएँ। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ और भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, हम गलत भी हो सकता है। ये सिर्फ़ हमारा अ, डिस्कशन से एक पर्सपेक्टिव है, तो ये कोई सही या गलत नहीं है, ये सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव है। या हम सही और गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि हमें कैसे क्या समझ हम अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं, हुँ। और भारत को इंडिया को क्या करना चाहिए, हम क्या सोचते हैं। और मैं हाँ, वेस्ट में एक रहता आम हूँ। नागरिक की तरह मतलब अगर अगर थोड़ा बिल्कुल। बहुत हम जानते हैं जियोपॉलिटिक्स तो एक नाम र आम आम नागरिक की तरह हम सिर्फ़ यही सोच रहे हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ये है, हमारी ओपिनियन ये है इस बारे करेक्ट। हाँ, और मैं इधर वेस्ट में रहता हूँ, लंदन में में। हुँ, रहता हूँ, तो मैं यहाँ का बता सकता हूँ रियल कि लोग क्या करेक्ट। सोचते हैं, लोगों से मिलके कि हाँ, किस तरह क्योंकि का यहाँ यहाँ पर ऐसा आता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं हुँ, इस बारे में। तो जी, वहाँ जी, पे भी जी। ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, बट सबके अपने ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव जनरल हैं। पर्सपेक्टिव भी होता है कि चलिए ये ठीक है जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।